बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए एक बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इस लिहाज से कि एक तो जो एहतसाब अदालत में तोशाखाना का नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस है, जिसमें सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं बल्कि उनके साथ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी एक्यूज़ हैं। इस केस की जज मोहम्मद बशीर साहब ने मुख्तसर सी समाअत की है, जिसका अहवाल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज़ शरीफ की जानिब से दो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें जो अल अज़ीज़िया की अपील है, जिसमें एवन फील्ड की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो अपील है उनकी रेस्टोरेशन की जो है वो इस्तदा की गई है। तो इन दोनों दरख्वास्तों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो तोशाखाना की जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने एवलिन फील्ड केस में नवाज़ शरीफ को 10 साल के लिए कन्विक्ट किया था, मरियम नवाज़ को 7 साल के लिए, और जो कैप्टन सफदर थे उनको 1 साल की सज़ा दी थी। तो इस केस की आज समाअत हुई है, और नवाज़ शरीफ के जो वकील इस केस में पेश हुए काजी मिसबा, उनकी जानिब से जज मोहम्मद बशीर से आपको बता दें कि जो एहतसाब अदालत में कार्रवाइयों का आगाज़ होता है, ये केसेस की समाअत का आगाज़ होता है 9 बजे। कोर्ट अपनी हेयरिंग का आगाज़ कर देती है। तो 9 बजे के बाद जब केसेस की समाअत का आगाज़ हुआ तो नवाज़ शरीफ के वकील काजी मिसबा पेश हुए। उनकी जानिब से जज मोहम्मद बशीर से ये दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई कि आप ऐसा करें कि रूटीन के जितने आपके केसेस हैं उन केसेस को सुन लें, हमारा केस जो है वो आप आखिर में रख लें। नवाज़ शरीफ जो है वो आएंगे, मरी से रवाना होंगे और फिर आपकी अदालत में पेश हो जाएंगे। तो जज मोहम्मद बशीर ने नवाज़ शरीफ के वकील के इस इस्तदा पर जो मुकदमे की समाअत है उसे 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन ये प्रेयर करने के साथ साथ नवाज़ शरीफ के वकील काजी मिसबा ने 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी अलग से जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उनकी अदालत में इसी केस में तोशाखाना केस में फ़ाइल की हैं। एक जो दरख्वास्त दायर की गई है एहतसाब अदालत के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ दायर की गई, जिसमें एहतसाब अदालत ने 2020 में जब नवाज़ शरीफ को नोटिस किया जा रहा था और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में थे नहीं, लंदन में थे, तो उसमें एहतसाब अदालत ने फ़ैसला दिया था कि एक तो इश्तिहारी नवाज़ शरीफ को तोशाखाना केस में करार दिया गया था, दायमी उनके जो अरेस्ट वारंट थे वो जारी कर दिए गए थे, लेकिन साथ में जो प्रॉपर्टी है नवाज़ शरीफ की उनको अटैच करने का बहक़ सरकार ज़ब्त करने के ऑर्डर भी जारी किए थे। तो एक दरख्वास्त वो जो ऑर्डर है, जो प्रॉपर्टी नवाज़ शरीफ की जो है वो अटैच की गई थी, उसकी रिलीज़ की दरख्वास्त दायर की गई है कि वो नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर्टी जो है जो अटैच की हैं एहतसाब अदालत ने उनको रिलीज़ किया जाए। दूसरी जो दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की गई है वो ये है कि नवाज़ शरीफ के चूँकि इस केस में ज़मानत नहीं है और आपके पास दायमी वारंट का केस है, तो दायमी वारंट जहां आपने डिस्चार्ज करना है, दायमी वारंट डिस्चार्ज करने के साथ साथ इस केस में नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है, जो कि कानून अभी बरकरार है कि आप एहतसाब अदालत से जाके ज़मानत ले सकते हैं, उसमें नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी जाए। हम श्योरिटी बाउंड जो है वो जमा कराने के लिए तैयार हैं। तो इस पर भी डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा प्लीडर मुकर्रर करने की अलग से एक तीसरी दरख्वास्त जो है काजी मिसबा ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर की है। और प्लीडर अब किस साइंस का नाम है, किस ब्लाक का नाम है, तो इसका मकसद नाजरीन ये है कि नवाज़ शरीफ आइंदा जब भी तोशाखाना केस की समाअत होंगी तो वो ख़ुद पेश नहीं होंगे, बल्कि उनकी तरफ से जो प्लीडर मुकर्रर किया जाएगा, जिस शख्स को प्लीडर मुकर्रर किया जाएगा या आप नुमाइंदा समझ लें, वो नवाज़ शरीफ के बिहाफ पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश होगा। तो 1:30 बजे तक का जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो है वो इसमें अल्टीमेटम दे दिया है, वक्त दे दिया है कि 1:30 बजे तक आ जाएं, आपका केस हम सुन लेंगे। और साथ में ये जो 3 दरख्वास्तें दायर हुई हैं, इसमें इम्कान तो है कि जब एक एब्सकॉन्डर अदालत के सामने पेश हो जाता है तो जो अरेस्ट वारंट होता है, दामी जो वारंट होता है, वो अदालत डिस्चार्ज कर लेती है। लेकिन ये जो 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, इस पर भी इम्कान है कि जज की तरफ से, एहतसाब अदालत की तरफ से मुतलका फ़रीक़ैन को जो है वो नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब किया जाएगा। इसके अलावा इसी केस में जैसे कि मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी एक्यूज़ हैं, तो उनकी तरफ से आज फ़ारूक एच नाइक पेश हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और आसिफ अली ज़रदारी के हर केस में कौंसल होते हैं, वकील होते हैं। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि आज की अदालती कार्रवाई से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस्तिस्ना दिया जाए। तो जज मोहम्मद बशीर ने इस इस्तदा को, इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है और आज की अदालती कार्रवाई में आसिफ अली ज़रदारी को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया है। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके दौर में ही ये तोशाखाना के जो गाड़ियाँ थीं वो
रूल्स रिलैक्स करके दी गई थी, जो कि वज़ीर आज़म का कहा जाता है कि अख्तियार था। तो इस पे गिलानी साहब पेश हुए। गिलानी साहब को भी आज अदालत में हाज़िरी लगाने के बाद जो है वहाँ से जाने दिया गया। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ से जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे कुछ सवालात पूछे। उन सवालों का फिर गिलानी साहब ने जो जवाब दिया, एक तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है, तो इस पर गिलानी साहब ने जवाब दिया कि मैं नवाज शरीफ का तर्जुमा नहीं, ये सवाल आप उनसे पूछिएगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ को एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इस पर यूसुफ गिलानी ने जवाब दिया कि अवाम इसका फ़ैसला करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालती अहकामात पर अगर किसी एक्यूज़ को सहूलत मिल रही है, हम उस पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये कोई नई बात नहीं होगी, माजी में भी सब कुछ होता रहा। इसके अलावा एक शेर भी पढ़ा, क्योंकि साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत में आप सब इकट्ठे थे, आज कमरा अदालत में भी आप भी पेश होंगे, आसिफ अली ज़रदारी भी पेश होंगे, ये अदालती कार्रवाई से पहले की बात थी। तो इस पर एक शेर पढ़ा साबिक़ सदर आसिफ अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने। अब वो शेर क्या था, वो शेर मैं आपको पढ़ देता हूँ। उसने कहा गिलानी साहब ने कि एक ही सफ़ में, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था, सवाल क्या था कि पीडीएम के बाद आज आप लोगों की पेशी भी इकट्ठी है। तो गिलानी साहब ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज़। तो इसके बाद गिलानी साहब जो है वहाँ से चले गए। और इस वक्त नाज़रीन जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में पहले ये रिपोर्ट सामने आई कि वो 12 बजे मरी से रवाना होंगे अदालतों में अपनी अटेंडेंस से मुतल्लिक, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ 11 बजे जो है वो मरी से अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं। तो पहले जो वक्त है वो एहतसाब अदालत में पेशी का है, जहाँ 1:30 बजे का जज मोहम्मद बशीर साहब ने वक्त दिया है, और वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ मुतलका वकला को अंदर जाने की इजाज़त होगी, साफ़ियों को, वो भी मखसूस साफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा वहाँ पे एहतसाब अदालत में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पे निहाल हाशमी पहुँचे हुए हैं, अफनानुल्लाह पहुँचे हुए हैं, और नासिर भट्ट साहब पहुँचे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जहाँ आमिर फ़ारूक साहब ने और इसके साथ साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने के खसूसी बेंच ने नवाज शरीफ के केसेस की समाअत करनी है। आज नवाज शरीफ ने उनके सामने सरेंडर करना है, क्योंकि ये अलग मामला है जो प्रोटेक्टिव बेल का मामला है। इसके अलावा जो कल जो दरख्वास्तें दायर की गई अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड की अपीलों को बहाल करने के लिए, वो अलग से केस है। तो ये केस आज अदालत ने सुनना है, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि कितने वकला जो है वो नवाज शरीफ की लीगल टीम के साथ अंदर पेश हो सकते हैं, नैब का कौन सा प्रोसिक्यूटर आएगा, और कितने साफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, और जो साफ़ी अंदर जाएगा और जो वकला अंदर जाएंगे उनको खसूसी पास जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए हैं। और वहाँ पर बड़े सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वहाँ पर जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो 2:30 बजे जब इस केस का समाअत होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रेमिसेस है आमिर फ़ारूक साहब का, जो कमरा अदालत नंबर 1 है, उसके बाहर से लाइव आपके साथ ट्रांसमिशन करेंगे। आप जो है वो हमें ज्वाइन कीजिएगा। और जो एहतसाब अदालत है, जहाँ पे तोशा खाना केस की समाअत होनी है, वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे गए जज मोहम्मद बशीर की अदालत में, तो यहाँ पे फिर हाई कोर्ट में पहुँच के आके रिपोर्ट करना मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, ताख़ीर हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया है। उस हुक्मनामे की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले इमरान खान साहब से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। नाज़रीन, 9 केसेस जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें अदम पैरवी पे, जब वो तोशा खाना केस में कन्विक्ट होके अटक जेल में थे, तो एटीसी अदालत ने और आम जो फौजदारी अदालत है, वहाँ पे 9 केसेस थे। 6 केसेस जो है वो आम फौजदारी अदालत में थे, 3 केसेस एटीसी अदालत में थे। उसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें जो थीं वो अदम पैरवी पे जो है वो खारिज कर दी गई थी। फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानतों को बहाल करके दोबारा से ये केसेस एहतसाब ट्रायल कोर्ट्स को भेजे थे कि आप दोबारा से जो मुल्ज़म है उसके वकला को सुनने के बाद फ़ैसला करें। तो आज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में इमरान खान साहब के 6 मुकदमा थे, इनकी समाअत होना थी। और इसमें इमरान खान साहब की तरफ से उमैर न्याजी पेश हुए, खालिद यूसुफजई वकील पेश हुए, और जज साहब ने इस केस में जो है इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी, उनको 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड करते हुए हतमी वकला से जो दलाइल हैं हतमी, वो अदालत की जानिब से 31 अक्टूबर को जो है वो तलब कर लिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एटीसी अदालत में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी, 3 मुकदमा थे, तो उनमें भी आज क्योंकि अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब रुखसत पे थे, तो इन केसेस में भी जो इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानतें हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहाल हुई हैं, उसको 6 नवंबर तक जो है वो केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो काजी फ़ाइज़ साहब ने कल जो इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है,
उसका हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस नाज़िम हुक्मनामे में कहा गया है, कल हमने आपको बता दिया था कि काजी फ़ाइज़ साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया है, फेडरेशन को, वफाक को नोटिस जारी करके उनसे इलेक्शन के मामले पर जवाब तलब कर लिया है। अब ये जो हुक्मनामा आया है इसमें बताया गया है कि ये नोटिस क्यों जारी किया गया है और क्या जवाब जो है फेडरेशन और इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है। हुक्मनामे में कहा गया है, वैसे चले पहली लाइन पढ़ देता हूँ कि 4 दरख्वास्तें हमारे सामने ये दायर की गई हैं जो कि आज समाअत के लिए फ़िक्स थी। 3 दरख्वास्तों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को फ़रीक बनाया गया। अब कल से हमारे बहुत सारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे थे कि इन दरख्वास्तों के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, तो उन पर पहले समाअत होगी, उस पर अदालत ऑर्डर जारी करेगी। मैंने कुछ दोस्तों के वीलॉग सुने, तो मैं आपको जो एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन है वो बता देता हूँ कि इसमें 2 दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ था। एक में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे एतराज़ था रजिस्ट्रार ऑफिस के, और एक और दरख्वास्त गुजार थे लोधी साहब, उनकी दरख्वास्त पे एतराज़ था। इसके अलावा जो मुनीर अहमद साहब थे, उनकी दरख्वास्त पे कोई एतराज़ नहीं था, जिसमें अनवर मंसूर साहब आर्गू कर रहे थे, और जो आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त थी उस पर कोई एतराज़ नहीं था। तो बेसिकली जो हेयरिंग हुई है वो दलाइल तो सुने गए तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब के भी और इबादुर्रहमान लोधी साहब के भी, लेकिन उन पर ऑब्जेक्शन थे। लेकिन जो जिन पे ऑब्जेक्शन नहीं थे, ज़्यादा जो हेयरिंग हुई है वो मुनीर अहमद साहब की दरख्वास्त पे और आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त पे समाअत हुई है। तो अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि 4 दरख्वास्तें हमारे सामने ज़ेर समाअत हैं, जिसमें से 3 दरख्वास्तों में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को फ़रीक बनाया गया है। और कहा गया कि जो 36 नंबर की जो दरख्वास्त जो कि मुनीर अहमद की थी, उसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के एक ट्वीट का जिक्र किया गया। अदालत ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट किया गया दुरुस्त है, तो फिर इस पर सवालात जन्म लेते हैं। यानी सदर साहब ने जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था मुलाकात के लिए, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्या अदालती ऑर्डर में कहा गया है, क्या मुल्क को ऐसे पैगामात के ज़रिए चलाया जा सकता है कि मुल्क का जो सरबराह है वो ट्वीट्स करके इस किस्म के पैगामात जो है वो सोशल मीडिया पे दे। और हुक्मनामे में कहा गया है कि 12 सितंबर को एडवोकेट अजहर सदीक, जो कि आजकल लंदन में हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और कल उन्होंने जो वो दावे करते रहे कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी नहीं होगी, मंसूर अली खान साहब के शो में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी भी ऐसे मांगी कि दूसरी साइड जो है उस माफ़ी को कह रही थी कि ये कोई माफ़ी मांगने का तरीका नहीं, माफ़ी मांगनी है तो साफ़ सुथरी मांगें, वो जो कहते हैं मेंगने डाल के माफ़ी ना मांगें। लेकिन बहरहाल अजहर सदीक साहब ने ख़त लिखा था 12 सितंबर 2023 को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को कि आप इलेक्शन की तारीख दें। तो उस पर अदालत ने इसी लेटर को कोट किया जो लिखा था अपने अजहर सदीक साहब ने, कि इसमें कहा गया है कि ज़िम्मेदार तारीख देने का। हाँ, अदालत ने सवाल पूछा कि इसमें इलेक्शन की तारीख जो मुकर्रर करने का अख्तियार है वो कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो इंतखाबात के अलावा जो दरख्वास्त गुजार थे उनसे कहा गया कि अगर आप आइनी मामलात की तशरीह की बात करेंगे तो हमको फुल कोर्ट तश्कील देना पड़ेगा। तो फिर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने ख़ुद को इलेक्शन के जो नुक्ता था उस तक महदूद कर लिया, और दरख्वास्त गुजारों ने 3 रुकनी बेंच पर किसी किस्म का एतराज़ भी नहीं किया। और जो सवाल है कि इस इलेक्शन में की तारीख देने का ज़िम्मेदार कौन है, इसके मुख्तलिफ हमने जब सवालात पूछे तो मुख्तलिफ जवाबात इसकी तरफ से दिए गए। कुछ की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन की तारीख ना देने का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, कुछ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की तारीख ना देने का जो ज़िम्मेदार है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं। तो तमाम दरख्वास्त गुजारों ने यह एतराफ़ किया कि अब मौजूदा हालात में जब इतनी ताख़ीर हो चुकी है तो 90 दिनों में इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। और फैसले में कहा गया है कि जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनकी जानिब से सेक्शन आइन के आर्टिकल 254 का हवाला दिया गया, जिसमें अगर किसी मामले पे ताख़ीर होती है तो उसको आर्टिकल 254 के ज़रिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जा सकता है। तो सबका सवाल यही है कि इंतखाबात कब होंगे और इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। तो इस पर हम इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब करते हैं कि इंतखाबात कब होंगे, इसका जो है वो आइंदा समाअत पे जो है वो जवाब दिया जाए 2 नवंबर को। तो इसमें अदालत ने कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन से और वफाक पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख मांगी है, इलेक्शन की श्योरिटी मांगी है, यकीन दहानी मांगी है कि कब आप मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह, जिन्हें मेरे ख्याल में वो कौन सा बैंक है उसमें एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो लगाया गया था आलमी बैंक में, उनकी इस तैनाती को चैलेंज किया था जनाब अपने GM चौधरी साहब वकील थे और अब्दुल लतीफ़ कुरैशी साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जो है वो जवाब तलब कर लिया है तौक़ीर शाह से, और इसमें कहा गया है कि ये बदनाम शख्स है, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इस पर इल्ज़ाम है,
और ये पंजाब में भी शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उन्हें मरकज़ में रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। अब ये जनाब का लतीफ़ कुरैशी साहब का इल्ज़ाम है, लेकिन तौक़ीर शाह साहब का माजी का एक वाक़या मैं जानता हूँ, जिसमें इन्होंने बड़ी मेहरबानी हमारे ख़ानदान पे की थी। और मेरे ख़्याल से मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और मेरे वालिद साहब बड़े परेशान थे कुछ बाअसर लोगों की वजह से, और ये हमारे शहर में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे अहमदपुर शर्किया में। तो मेरे ख़्याल से जो एहसान तौक़ीर शाह साहब ने हमारे ख़ानदान पे किया था, हम पे किया था, वो ग़ालिबन उनको ख़ुद भी नहीं याद होगा। मेरी कभी तौक़ीर शाह साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन उस वक्त जो इनकी रिप्यूट थी, मैं ग़ालिबन 12 साल का था और ये 94 का वाक़या है। तो बड़ी इनके शहर में एक अच्छे ईमानदार असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की हैसियत इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट थी। तो बहरहाल अगर मौका मिला किसी व्लॉग में तो ये वाक़या भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।